हाय डार्लिंग, कैसे हो तुम? क्या बात है, किसी चीज़ को लेकर परेशान हो? काफ़ी गुस्से में लग रहे हो। वो उसके पास आते एक अदा से बोली, गेट आउट। वो गुस्से से धड़ा था, क्या मतलब तुम मुझसे इस तरह? आई सेड गेट आउट, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और तुम्हें किस गधे ने मेरे ऑफिस में अंदर कदम रखने की जरूरत और तुम्हें किस गधे ने मेरे ऑफिस के अंदर कदम रखने की इजाज़त दी? क्या मतलब दामियार? आई एम योर गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड नहीं, रखेल, एक रात की औरत जिसकी कीमत तुम्हारे मुंह पर मार चुका हूँ मैं, फिर भी मुंह उठाकर यहाँ चली आई हो। दामियार शाह के साथ रात गुजारने की काफ़ी बड़ी कीमत मिल चुकी है तुम्हें, लगता है कम पड़ गए हैं। कोई बात नहीं, आज रात मेरे एक डीलर की रात रंगीन कर दो, अच्छी खासी कीमत दे देगा वो तुम्हें। और दफ़ा हो जाओ यहाँ से, इस वक्त मैं तुम्हारी शक्ल पर थूकना तक नहीं चाहता, देखना तो बहुत दूर की बात है। वो कुर्सी खींचते हुए उस पर बैठता अपना चेहरा दीवार की तरफ कर चुका था, जबकि राबिया अंजुम पहले बेयकीनी से उसके अल्फाज सुनती रही। अभी कल रात ही तो वो अपनी सारी हदूद तोड़कर उसके साथ आई थी और वो उसे एक जिस्म फरोश औरत बना चुका था। हाँ, शायद वो थी ही जिस्म फरोश, तभी तो कल रात अपनी सारी हदूद तोड़कर उससे मिलने के लिए चली गई थी। वो दुनिया वालों को अपना एक स्टैंडर्ड दिखाती थी। वो कहती थी कि वो कभी कास्टिंग काउच के चक्कर में नहीं पड़ेगी, कभी किसी अफेयर से शोहरत कमाकर इस इंडस्ट्री में मूव नहीं करेगी। लेकिन दामियार शाह की शानदार पर्सनैलिटी ने उसे अपनी सारी हदूद तोड़ने पर मजबूर कर दिया था। हाँ, उसने भी इस इंडस्ट्री में आने के लिए बहुत दिलों के साथ खेला था, बहुत लोगों के साथ समझौता किया, लेकिन दुनिया वालों की नज़र में वो अलग थी। इस तरह किसी ने उसे आईना नहीं दिखाया था जिस तरह दामियार शाह दिखा गया था। कौन से गुमान में थी कि वो दामियार शाह की गर्लफ्रेंड बनकर वो उसकी दौलत पर ऐश करेगी, उसको अपने इशारों पर नचाएगी। वो दुनिया वालों को अपना एक स्टैंडर्ड दिखाती थी, कहती थी कि वो कभी कास्टिंग काउच के चक्कर में नहीं पड़ेगी, कभी किसी अफेयर से शोहरत कमाकर इस इंडस्ट्री में मूव नहीं करेगी। लेकिन दामियार शाह की शानदार पर्सनालिटी ने उसे अपनी सारी हदूद तोड़ने पर मजबूर कर दिया था। हाँ, उसने भी इस इंडस्ट्री में आने के लिए बहुत दिलों के साथ खेला था, बहुत लोगों के साथ समझौता किया था, लेकिन दुनिया वालों की नज़र में वो अलग थी। इस तरह किसी ने उसे आईना नहीं दिखाया था जिस तरह दामियार शाह दिखा गया था। कौन से गुमान में थी वो कि दामियार शाह की गर्लफ्रेंड बनकर वो उसकी दौलत पर ऐश करेगी, उसको अपने इशारों पर नचाएगी और फिर जब वो पूरी तरह उसके इश्क में पागल हो जाएगा तब वो उस पर एहसान करके उससे शादी की डिमांड करेगी। लेकिन नहीं, वो तो एक ही रात में नज़रें बदल गया था। शायद वो भूल चुकी थी कि दामियार शाह के पास ऐसी औरतों की कमी नहीं थी, वो उसकी नज़र में ऐसी ही औरत थी, वो भी उसकी नज़र में वैसी ही एक औरत थी। बारिक शाह ने उससे मिलने से साफ इनकार कर दिया था और वो उसके मुंह तक नहीं लगना चाहता था, उसे देखना भी नहीं चाहता था। ऐसा नहीं था कि उसने पहले कभी नहीं देखा था उसे, वो हर न्यूज़ चैनल में एडवर्टीज़मेंट के हवाले से सबसे बड़े नाम के तौर पर जाना जाता था। वो बहुत अच्छे से उससे वाकफियत रखता था, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो उसकी न्यू एडवर्टीज़मेंट कंपनी के साथ हाथ मिला चुका हुआ है। और जब उसे पता चला कि जिस कंपनी के साथ वो अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट कर रहा है वो दामियार शाह की है, तो उसने फ़ौरन अपनी तरफ से इनकार भिजवा दिया था। और उसका इनकार दामियार शाह ने ज़रूरत से ज़्यादा ही दिल पर ले लिया था। तभी तो शाम 4 बजे उसके इनकार के बावजूद वो उसके ऑफिस में मौजूद था। वो अपनी मीटिंग में मसरूफ़ था जब वो अचानक मीटिंग रूम में दाखिल हुआ। मिस्टर बारिक शाह, ये मीटिंग तुम बाद में कर लेना, इसका जो नुकसान होगा मुझसे ले लेना, पहले मुझसे ज़रा दो टोक बात करो। क्यों इनकार किया है तुमने मेरी कंपनी के साथ काम करने से? जानते भी हो कि आज तक ऐसी हिमाकत किसी ने नहीं की। अरे, दामियार शाह एक ब्रांड है और इस ब्रांड के साथ तुम्हारे जैसी छोटी छोटी कंपनियां काम करने के लिए तरसती हैं और तुमने मुझे इनकार किया। दामियार शाह को, वो अपने गुस्से को अपनी हंसी के पीछे छुपा रहा था, जबकि मीटिंग में मौजूद सारे बिजनेसमैन उसे बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, तभी तो हैरत से उसे देख रहे थे। हम ये मीटिंग थोड़ी देर के बाद यहीं से शुरू करते हैं, उसने उन सबको जाने का इशारा किया, जबकि वो लोग वहाँ से उठते हुए बाहर निकल गए। बारिक शाह ने कुर्सी खींचते हुए अपनी जगह संभाली और उसके अंदाज में अब भी वही अकड़ थी जो सामने बैठे उस मगरूर और बददिमाग शख्स के अंदाज में थी। मैंने तुम्हारे साथ काम करने से इनकार किया क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना। हाँ दामियार शाह, कबूल करो इस चीज़ को कि मैं बारिक शाह तुम्हारे जैसे इंसान के साथ काम करना पसंद नहीं करता। वजह जानना चाहते हो? तुम्हारी घटिया सोहबत की वजह से कौन सी मॉडल लोगे तुम मेरे एडवर्टीजमेंट के लिए जो तुम्हारे बिस्तर पर रात को तुम्हें मिल सके? तो आई एम सॉरी, ऐसे घटिया काम ना तो मैं करता हूँ और ना ही मेरी कंपनी में कोई और कर सकता है। मेरी ये जो कंपनी है ना, मेरे बाप दादा का ख्वाब है,
اس لیے मैं तुम जैसे शराबी शख्स के आसरे हरगिज़ नहीं छोड़ सकता इसको। हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ काम करके मेरी कंपनी रातों रात बुलंदी की सीढ़ियाँ चढ़ने लगेगी, लेकिन मुझे वो बुलंदी नहीं चाहिए जो तुम्हारे कंट्रोल में हो। क्या कह रहे थे तुम? केस करने की धमकी दे रहे थे ना? जाओ कर लो केस, लेकिन मेरी तरफ से कल भी इनकार था, आज भी इनकार है और आने वाले कल में भी इनकार ही होगा। जा सकते हो अब तुम यहाँ से। अपने साथ काम करने के लिए अपने जैसे लोगों को ही ढूंढो। मुझे तुम्हारी दी हुई कामयाबी हरगिज़ नहीं चाहिए। एक्सक्यूज़ मी। वो अपनी बात मुकम्मल करता उठा और अपने कोट के अगले बटन को बंद करता वहाँ से निकलता चला गया, जबकि दामियार शाह को ये इनकार किसी थप्पड़ से कम नहीं लगा था। उस वक्त सर दामियार शाह की तरफ से लीगल नोटिस आया। उन्होंने दावा किया है कि आप इस डील की वजह से उन्हें नुकसान करवा चुके हैं बहुत बड़ा। बीच रास्ते में इनकार करके आपने उनकी कंपनी को लॉस पहुंचाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से आप पर बड़ा केस भी बन सकता है। उसका सेक्रेटरी उसे एक पेपर थमाते हुए बोला था, जबकि उसने खामोशी से वो पेपर थाम लिया जो दानियार शाह की तरफ से एक लीगल नोटिस था। वो जानता था दानियार शाह के साथ पंगा लेकर वो खुद ही बहुत बड़ी गलती कर चुका है, लेकिन ये भी हकीकत थी कि वो अपने बाप दादा की कंपनी किसी मगरूर, बददिमाग, शराबी और ज़नाई इंसान के हवाले नहीं कर सकता था। लेकिन हाँ, इस लीगल नोटिस की वजह से उसके सर की रगें फटने ज़रूर लगी थी, लेकिन टेंशन से नहीं बल्कि गुस्से से। ज़रिश भाभी, वो दरअसल मैंने भैया से वादा किया था कि नेक्स्ट वीक में गांव की ज़मीनों की तरफ चक्कर लगा लूँगा, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही है। मेरा मतलब है मेरे डीएसपी सर ने एक और काम निकाल लिया है मेरे लिए, तो नेक्स्ट वीक मैं नहीं जा पाऊँगा। प्लीज़ भैया के कान से ये बात निकाल दीजिएगा, वरना बाद में बहुत गुस्सा होंगे। ज़बर अचानक ही किचन में आते ज़रिश से कहने लगा, जो परेशान सी उसे देखने लगी, जबकि ज़बर नज़रें झुकाए खड़ा था। मतलब साफ था कि वो अब ये काम नहीं कर सकता। वो यकीनन बाद में बारिक के गुस्से का शिकार होने वाला था, जो वो नहीं होना चाहता था बल्कि ज़रिश को करना चाहता था। यही तो मसला था इस आदमी का। पूरा शहर उससे डरता था और वो अपने भाई की नाराज़गी से। ज़बर भाई, वो बहुत गुस्सा होंगे, लेकिन आज सुबह को मुझे कह कर गए हैं कि मैं आपको लाजमी याद करवा दूं। पता नहीं आजकल उनके ऑफिस में क्या मसला चल रहा है, हर वक्त गुस्सा नाक पर बैठा रहता है और मैं उनके गुस्से का शिकार होना नहीं चाहती। वो बड़ी मासूमियत से बोली, जबकि ज़बर को उसकी बात पर बिल्कुल तरस नहीं आ रहा था। भाभी, अब क्या इस शहर का सब इंस्पेक्टर अपने भाई से मार खाता अच्छा लगेगा? ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं खुद ही भाई से बात कर लेता हूँ, और वैसे भी वो नाराज़ होंगे तो मुझसे होंगे। आपको क्या है, आपको तो अच्छी बीवी होने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा ना। सोचा था कि आप भाभी बन जाओगी तो फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन आप तो निकली ना फिर अब्बा के दोस्त की बेटी। कोई बात नहीं, वो इमोशनल अंदाज में कहता हुआ वहाँ से चला गया था। अच्छा अच्छा, बस करें ज़बर भाई, आप तो अपने अब्बा के दोस्त की बेटी होने पर मुझे गुनाहगार ही बनाकर दम लेंगे। करती हूँ कुछ, लेकिन सिर्फ आपके लिए। वो परेशानी से उसे दिलासा देने लगी थी, जबकि ज़बर मासूमियत से हाँ में सर हिलाता अपनी मुस्कुराहट छुपाए बाहर निकल गया। कह दूंगी कि ज़बर भाई मसरूफ़ हैं तो खुद चले जाएं, तो ज़बर भाई की शामत आ जाएगी। नहीं नहीं, प्यार से बात करूंगी। नहीं, प्यार से बात करूंगी तो मेरी शामत आ जाएगी। भाभी, मेरी क्यूट सी भाभी, आप इतनी प्यारी क्यों हो यार? कसम से दिल करता है कि आपके दोनों रेड रेड गाल चूम लूँ। उसके एक गाल पर इबादत ने जबकि दूसरे गाल पर इज़ा ने बोसा दिया। मैं शुरू से ही क्यूट हूँ, तुम लोगों को आज एहसास हुआ है। यकीनन कोई मतलब होगा। बोलो। उनकी चापलूसी पर वो अच्छे से अंदाज़ा लगा चुकी थी कि वो यूं ही मुंह उठाकर उसकी तारीफ़ करने यहाँ किचन में नहीं चले आए। यकीनन कोई मतलब था पीछे। भाभी, आप क्यूट तो हैं और हमें हमेशा से इस बात का एहसास है। हाँ, लेकिन हम यहाँ आपके पास ना अपने मतलब के लिए आए हैं। कल रात को ना सहरिश की मेहंदी है। तो वो कंफ्यूज होकर उन्हें देखने लगी। शादी पर जाने की इजाज़त वो दोनों को दिलवा चुकी थी, तो फिर क्या मसला था? उसे समझ ना आई बात। रात को है। रात को है, इज़ा ने उसके कान में सरगोशी नुमा आवाज़ में कहा, तो उन दोनों को वो घूर कर रह गई और फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाने लगी। भाभी, प्लीज़ समझने की कोशिश करें। हम सैरी से वादा कर चुके हैं, हम 6 की 6 वहाँ मौजूद होंगी। प्लीज़ भाभी, हमें उससे वादा खिलाफ़ी ना करवाएं। सिर्फ आपके आसरे पर हमने वादा किया है। इबादत ने मिन्नत भरे लहजे में कहा था। हाँ, तो वादा करने से पहले अपने भाई के गुस्से का अंदाज़ा भी तो होना चाहिए था ना। मेरा कोई लेना देना नहीं है तुम लोगों से। पता नहीं तुम लोग कौन हो, मैं तुम लोगों को जानती तक नहीं हूँ। वो जल्दी से बर्तन उठाकर सिंक के पास आती, उन्हें मांजना शुरू कर चुकी थी। यकीनन ये लड़कियां इसे यहाँ फंसाने के लिए आई थीं। पहले ही ज़बर से मैं बचा लूँगी, परेशान ना हो कहकर वो खुद परेशान हो रही थी कि वो खुद अपने शोहर के गुस्से का सामना कैसे करेगी, और ये दोनों चुड़ैलें
और ये दोनों चुड़ैलें भी अपनी सहेली से एक और वादा करके उसके सर पर मुसल्लत हो गई थी। भाभी प्लीज़ कुछ करें ना, सिर्फ आप ही कर सकती हैं, प्लीज़ भाभी प्लीज़ समझने की कोशिश करें। इबादत हाथ जोड़े उसकी मिन्नतें कर रही थी, जबकि इज़ा तो बाकायदा उसके पैरों में पड़ चुकी थी। भाभी प्लीज़, हमें सिर्फ आप ही का तो आसरा है, प्लीज़ भाभी इजाज़त दिलवा दीजिए ना, प्लीज़। इज़ा की बच्ची, मैं गिर जाऊंगी, वो अपने पैर छुड़वाते हुए बोली थी। हाँ तो भैया है ना, अपने बाजुओं में उठा लेंगे आपको, बस आप हमें इजाज़त ही तो दिलवा देना। वो बड़ी मासूमियत से अपने मोतियों जैसे दांतों की नुमाइश करते हुए बोली। चुप करो बेशरम और पीछे हटो, मैं कोई कुछ नहीं कर सकती, मेरी तरफ से साफ इनकार है। रात को वो कभी तुम लोगों को बाहर जाने की इजाज़त देंगे ही नहीं। आप हमें इनकार कर रही हैं? इबादत मासूमियत की इंतहा करती आंखों में पानी ले आई थी अपनी आंखों में पानी ले आई थी। कितनी अच्छी थी आप शादी से पहले, 6 महीने में आप बदल गई हैं, आप बिल्कुल पहले जैसी नहीं रही। अगर इस वक्त हमारे सामने शादी से पहले वाली ज़ौरिश भाभी होती तो कभी इनकार ना करती। बेवकूफ़, शादी से पहले वो ज़ौरिश आपी थी, ज़ौरिश भाभी थोड़ी ना थी। और हमारी भाभी बिल्कुल भी नहीं बदली, बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे शादी से पहले थी, है ना भाभी? इज़ा ने उसके सामने आते हुए पूछा। हाँ मैं बिल्कुल वैसे ही हूँ, बिल्कुल नहीं बदली, उसने फ़ौरन कहा। लो जी, मसला ही हल हो गया। भाभी ने कह दिया ना वो वैसी हैं, सब संभाल लेंगी, अब हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। चलो इबादत, काम हो गया। इज़ा खुश होते हुए बोली। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं संभाल सकती, कोई मसले का हल नहीं निकला तुम लोगों का, वो उसे समझाते हुए बोली, जबकि वो एक दूसरे को देखती किचन से निकल गई थी। अब तो ज़ौरिश जाने और उसका शोहर जाने, वो तो ये कहकर ही पछता रही थी कि वो पहले जैसी है। हालांकि पहले तो वो कभी भी बारिक के सामने जाती ही नहीं थी, और अगर जाती तो डर से कांपते हुए जाती थी। अल्लाह अल्लाह भाभी, ये लड़कियां मुझे किस्सा सुना रही हैं कि इन्होंने आपको ज़बरदस्ती मनाया है रात को बाहर जाने के लिए। आपने इनसे कैसे कह दिया कि आप भैया से इन्हें इजाज़त लेकर दे देंगी? आप जानती हैं ना भैया इस चीज़ के लिए कभी राज़ी नहीं होंगे। मैं सब समझता हूँ इन लोगों को, आपको फंसाकर पतली गली से रास्ता निकाला होगा। वो किचन में आते हुए उससे कह रहा था, जो अब ज़बर के साथ साथ उन दोनों के मसले का भी हल निकालने के बारे में सोच रही थी। उसने बड़ी मासूमियत से हाँ में सर हिलाया। शायद शेरी ही वो वाहिद इंसान था जो उस वक्त इस मसले को समझ सकता था। सिर्फ उन्होंने ही नहीं, ज़बर भाई ने भी अपना मसला मेरे सर पर लाद दिया है और चले गए हैं। अब मैं क्या करूं शेरी भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ हेल्प करें ना, मैं क्या कहूँगी उनसे जाकर? वो परेशानी से उससे पूछने लगी। भाभी ये तो नहीं पता कि आप भैया के सामने क्या कहेंगी। हाँ लेकिन जब उन लोगों के लिए कुछ करने लगेंगी तो इस गरीब देवर को भी याद कर लीजिएगा। अगले 2 दिन तक मैं ऑफिस का चक्कर नहीं लगा सकता, मेरा मैच है। उसने बड़ी उम्मीद से उसे देखा, जबकि उसे घूर कर रह गई। कैसे हम दर्द बनकर आया था कि लड़कियां उसे बेवकूफ़ बनाकर चली गई हैं, और खुद अब उससे मदद मांग रहा था। अल्लाह अल्लाह शेरी भाई, आप भी। यार मैंने क्या बिगाड़ा है अब सबका, क्यों सारे मेरी मासूम जान के दुश्मन बन गए? वो सच में रो देने को थी, वो सचमुच अब रो देने को थी। आपने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा मेरी प्यारी भाभी, बल्कि आपकी इस नेक रूह को तो हमारी मदद के लिए इस दुनिया में भेजा गया, हमें हमारे जल्लाद भाई से बचाने के लिए। और मुझे पूरा यकीन है कि आप हमें बचा लेंगी। खैर भैया को बता दीजिएगा कि 2 दिन तक मैं नहीं आ सकता ऑफिस, मेरा मैच है ना, उसको भी नहीं छोड़ सकता ना। अरे ज़रा सोचिए तो सही, फ्यूचर के क्रिकेटर की भाभी हैं आप। आज आप मुझे बचाएंगी तभी कल खुद को मुझ पर फ़ख्र करने के लिए पाएंगी ना। संभाल लीजिएगा सब कुछ प्लीज़ भाभी। वो प्यार से उसके गाल खींचता बाहर भाग गया था, जबकि वो सर पकड़ कर रह गई। वो उन लोगों के मसले का हल सोचने ही लगी थी जब बाहर से बारिक के गरज बरज की आवाज़ सुनाई दी। वो माली पर चिल्लाते हुए घर में दाखिल हुआ था। अब माली की शामत क्यों आई थी उसे हरगिज़ अंदाज़ा ना था, लेकिन इतना अंदाज़ा ज़रूर था कि अगर इस वक्त उसने उसको छेड़ा तो उसकी शामत ज़रूर आ जाएगी साथ ही। वो जब से घर वापस आया था गुस्से में ही था। हर कोई अंदाज़ा लगा चुका था कि आज उसका पारा बहुत हाई है, इसीलिए तो कोई भी कमरे की तरफ नहीं गया था। सबके साथ खाना खाकर वो खामोशी से अपने कमरे में आ गया तो वो उसके लिए चाय बनाकर लाई थी। जब उसने दरवाजे के बाहर उन चारों को टहलते देखा, भाभी प्लीज़ संभाल लेना, भैया का पारा बहुत हाई है। सबसे पहले शेरी उसके सामने आया। भाभी प्लीज़ भैया को समझाने की कोशिश कीजिएगा कि मैं मजबूर हूँ, मेरा डीएसपी किसी तरह मेरे हाथ ही नहीं आ रहा, इसलिए मैं भैया का दिया हुआ काम नहीं कर पा रहा। ज़बर ने उसे पीछे से करते हुए कहा, जबकि उसके सर पर सिर्फ
जबकि वो सिर्फ उसकी बात पर सर हिला पाई थी, वो भी इनकार में। भाभी आप इनकार में सर क्यों हिला रही हैं, डरा रही हैं अब हमें इस तरह करके? जाइए, भैया को चाय की ज़रूरत है और आप अच्छी बीवी का फ़र्ज़ निभाते हुए सर भी दबा दीजिएगा। शेरी ने दांतों की नुमाइश करते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, तुम्हारे लिए जाने की इजाज़त भी मांग लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, हमारे लिए जाने की इजाज़त भी मांग लीजिएगा। इबादत और रिज़ा का अंदाज़ उनसे मुख्तलिफ नहीं था, जबकि ज़बर उन दोनों को घूर रहा था। ये किस चीज़ की इजाज़त मांगने की प्लानिंग चल रही है यहाँ? वो ज़बर मामू, वो ना सहरिश की मेहंदी है। इबादत ने घुटी हुई आवाज़ में कहा। हाँ तो? वो उन्हें देखते हुए सवाल करने लगा। मामू, वो इजाज़त चाहिए, मेहंदी की रस्म रात को है ना। भाभी आप खड़ी यहाँ क्या कर रही हैं, अंदर जाए ना, वो दोनों उसे घूरते हुए बोली थी, क्योंकि उनके सर पर बारीक भैया के बाद अब ज़बर नाम की मुसीबत भी खड़ी हो चुकी थी। जबकि वो अपने हाथ में मौजूद चाय का कप ठंडा भी कर चुकी थी, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि अंदर जाकर बारीक से उन सबको बचा सके, क्योंकि वो जानती थी उन्हें बचाने के चक्कर में वो खुद बहुत बुरे तरीके से बारीक के गुस्से का शिकार होने वाली